जब हमारा देश हुआ था, भारत सरकार के पास में विकल्प थे कि वो किस तरीके की, या चुनौती थी, विकल्प ना बोलकर उसे चुनौती बोलेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि सरकार के सामने चुनौती थी कि वो किस तरीके की अर्थव्यवस्था का अनुसरण करे, पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी की कौन सी। तो ऐसे में समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिए तो, या समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करने के लिए या उसका अनुसरण करने के लिए सरकार का आर्थिक तौर पे और अधोसंरचना के तौर पर या हर तरह से सुदृढ़ होना या मजबूत होना या स्ट्रांग होना जरूरी। ऐसा कुछ उस टाइम पे सरकार के साथ, देश के राजकोष में, पब्लिक फाइनेंस में, लोक वित्त में, राजस्व के नाम पे या धन के नाम तो बहुत ज्यादा पैसा उपलब्ध कि वो संपूर्ण भारतीय या संपूर्ण भारतीयों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके और देश को सुचारू रूप से चलाना शुरू, वो संभव नहीं था। साम्यवादी में तो कहते हैं कि सरकार ही अंतिम तौर पे क्या हो, निर्णायक। वही सेम बात समाजवादी साम्यवादी की, सरकार का मजबूत होना या सरकार का सुदृढ़ होना जरूरी है, ठीक। जबकि अगर हम बात करें किसमें, पूंजीवादी, पूंजीवादी में निजी क्षेत्र का मजबूत होना जरूरी है। उस दौर में, उस समय में उद्योगपति तो थे, लेकिन गिनती के, मतलब उनकी संख्या कम, इतने ज्यादा नहीं थे कि वो इस स्तर पे वस्तु और सेवा का उत्पादन कर दे कि संपूर्ण भारतीयों की एक तो पूर्ति कर दें, और पूर्ति करने के साथ साथ सभी भारतीयों की आमदनी या क्रय शक्ति क्षमता जो है वो इतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी, इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था उनका परचेजिंग पावर, कि यहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट्स को क्या किया जा सके या वो लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। तो ऐसी स्थिति के अंदर या ऐसी सिचुएशंस के अंदर तो ना तो कैपिटलिस्ट थे और ना ही सिटीजन्स का परचेजिंग पावर इतना स्ट्रांग था कि चीजों को इजिली या स्मूथली रन किया जा सके। इस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए या चैलेंजेस को ठीक करने के लिए, चैलेंजेस को फेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया डिसीजन लिया। और क्या डिसीजन लिया, उसने किया कि ऐसे कि पूंजीवादी, कैपिटलिज्म प्लस समाजवादी, सोशलिस्टिक प्लस साम्यवादी, इन तीनों को एक साथ मिलाया और मिलाने के बाद में इक्वल करके क्या कर दिया, मिश्रित कर। ये साम्यवादी इसी का ही एक हिस्सा है, यूं मान के चलो। इस तरह से हमारा देश जो, या विकासशील देश जो, वो किसका अनुसरण करने लग गए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अनुसरण करने लग गए। और आज की डेट में इसी को ही क्या करते हैं, आमतौर पे सभी लोग फॉलो करते हैं, ठीक। समझ में आया हम लोगों के यहाँ पे, है ना। अब देखो, जैसे परिभाषा से तुम लोगों को एक चीज पता चल रही होगी कि यहाँ पर सरकार उन सभी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करेगी या उनकी आपूर्ति करेगी या उनको उत्पादित करेगी जिनका बाजार अच्छी तरह से उत्पाद करने में सफल नहीं हो पा रहा है या अच्छी तरह से उत्पादित करने में विफल हो जाता है, सफल नहीं हो पाता है। उस स्थिति में चाहे हम भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य आपूर्ति की बात कर ले, जिसमें गेहूं, चावल, दालें, मिट्टी का तेल या अन्य राशन से संबंधित जो आवश्यक सामग्री है वो सरकार के द्वारा उचित मूल्य दुकान से या फेयर प्राइस शॉप से या राशन की दुकान से वो मुहैया कराई जाती है। रोजगार के नाम मनरेगा जैसी स्कीम चलती है, एमजी नरेगा, जिसमें
100 दिन कार्य करने की एक गारंटी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 2009 के तहत रोजगार देने का काम किया जाता है। शिक्षा में शिक्षा अभियान हो, समग्र शिक्षा अभियान हो, या मिड डे मील या पीएम पोषण जैसी योजनाएं, उन योजनाओं के जरिए शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा इनकरेज करना, आकर्षित बनाना, और शिक्षा में लोगों की जो एनरोलमेंट है, उनकी जो प्रेजेंस है, उसको ज्यादा बेहतर बनाने के लिए ये सभी स्कीम्स बाजार में चालू हैं। पर आज के डेट में जितनी भी स्कीम्स हैं, उनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जन कल्याण या जनहित होता है, चाहे तो वो महिला सशक्तिकरण से संबंधित या खाद्य आपूर्ति से संबंधित, अधोसंरचना को मजबूत करने से संबंधित, इसमें सड़क, रेल, परिवहन, ऊर्जा, बिजली, ये सब चीजें आती है ना, या फिर वो विकलांगों को आर्थिक सहायता देने से संबंधित, शिक्षा का प्रसार से संबंधित हो, कृषि में कृषकों और किसानों के वेलफेयर से संबंधित होती है। इन सब योजनाओं के आधार पर सरकार उन सभी जरूरती चीजों को या आवश्यक चीजों को मुहैया कराती है और जनहित में काम। तो ये तो किसका उदाहरण हो गया, आपके समाजवाद। ठीक, अब सरकार ने साथ साथ में ये भी भारत में स्वतंत्रता दी हुई कि जो व्यक्ति पैसा लगाता है, जिसे उद्यमी हम कहते हैं या एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, जो स्टार्टअप करता है, वो कोई भी व्यक्ति अगर करता है और किसी भी वस्तु का निर्माण और सेवा को प्रदान करने का कार्य करता है, तो वो किस कीमत में, किस बाजार में, किस तरह से उत्पादन करेगा और बाजार में किन कीमतों पर बेचेगा और कैसे वो बनाएगा, वो अंतिम फैसला उस उद्यमी या उस व्यापारी का होता है। उसमें सरकार की कोई रोक टोक नहीं होती है ना। उसे हम जनरली पूंजीवादी के उदाहरण के नाम से जान सकते। साम्यवादी, जिसमें जो स्वामित्व है वो सरकार के पास, जैसे कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर पावर, हम बोल सकते हैं अंतरिक्ष से संबंधित डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हो गया ना, और आपके इसके अलावा न्यूक्लियर पावर, परमाणु ऊर्जा हो, इन सब पर स्वामित्व पूरी तरीके से किसका है, सरकार। तो वो एक तरीके से साम्यवादी का हिस्सा हो, है ना। जैसे भूमि पर जो स्वामित्व है आज की डेट में, वो भी किसका है, सरकार का है, तो उसको हम साम्यवादी के उदाहरण में रख सकते हैं। तो भारत में इन तीनों की विशेषताएं देखी जाती है, और इन तीनों का अगर जो विलय कर दिया जाए, साथ इकट्ठा कर दिया जाए, तो उसे मिश्रित का नाम दे दिया गया, और विकासशील देशों के द्वारा या भारत के द्वारा वर्तमान में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अनुसरण किया जाता है। आई होप कि आप तीनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच जो भी अंतर है या मुख्यतः अंतर है, उन अंतरों को बखूबी तरीके से क्या कर गए, समझ गए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।